तो देखिए लोग मोहब्बत के लिए क्या कुछ करते हैं। इस बात में बहुत सारे मतलब निकलते हैं लेकिन हाँ वो आप देखें, वो आप निकाले भाई। नॉर्मल पासपोर्ट तो उनको मिल ही नहीं रहे और अर्जेंट भी जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको 2-2 ढाई-ढाई महीने अर्जेंट भी नहीं मिलता। तकरीबन ऑलमोस्ट ये 25 ईयर से हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं उनकी क़यादत में। और अभी आते साथ 2 मिनट हमें पोजिंग भी नहीं कराई है और मुझे फर्स्ट कॉल आउट पे निकाल दिया है। 1 मैन शो था। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया अनु, बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो लोग जो नाउम्मीद हो जाते हैं कि उनको कभी कोई मोहब्बत नहीं मिल पाती, तो देखें लोग मोहब्बत के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं। अब देखें कोई गड्ढे में दरिया पार कर लेता है, गड्ढे में गिर जाता है, कोई अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई दूध की नहरें बहाता है। लेकिन अब आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसे जापानी से जो एक कार्टून से दिल बहलाता है। ये टोक्यो के कार्टून से तो हर कमाल बचपन हम लोग कार्टून देखते रहे, अगर इतना सीरियसली कभी कार्टून नहीं देखा था कि उससे शादी कर ले। टोक्यो के या अकीको कोंडो साहब, इन्होंने क्या किया है सोनिया? इन्होंने क्या किया है, उन्होंने साहब ने ना सिर्फ एक वर्चुअल कैरेक्टर से शादी की है बल्कि खैर से 6 साल मुकम्मल होने पर मैरिज एनिवर्सरी भी धूमधाम से सेलिब्रेट की है। हम अपने प्लेटफॉर्म से अकीको साहब को जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि 6 साल जो है मज़ीद 10 साल इसी तरह चलते रहे। लेकिन पता नहीं किस तरह। अच्छा आप ये देखें कि ये बाकायदा इनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इनकी शादी के वो खुशगवार लम्हात थे जिस वक्त वो अपने सफ़ेद लिबास में मलबूस और वो यहाँ पे आए। अब अच्छा इनके साथ साथ इनके दुल्हन जो हैं वो भी बड़ी हो रही हैं। अब स्टोरी ये थी कि भाई ये बचपन से ही इस तरह के जो एनीमे कैरेक्टर्स होते हैं इसके बड़े शौकीन थे। हाँ, ना ये बहुत सारे लोग हाँ, तो इसकी वजह से इनको स्कूल में बुली बहुत किया गया। जब इनको स्कूल में तंग बहुत किया गया तो ये डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन का हल इन्होंने ऐसे निकाला कि जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रही उसी से शादी कर लो। ये एक बहुत अच्छा सबक है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में हो उसी से शादी कर लो और उसी को डिप्रेशन में। इस अनोखी अजीब गरीब आपकी इस बात में बहुत सारे मतलब निकलते हैं लेकिन हाँ वो आप देखें, वो आप निकाले भाई। इसको हो गए 6 साल और अल्लाह करे कि मज़ीद जो है वो 6 साल होते रहें। तो जनाब आली आप देखें मोहब्बत के लिए लोग क्या कुछ करते हैं। यू नो बड़ी अच्छा। वैसे आज बहुत कुछ है शो में बात करने के लिए। आज हम क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे होंगे लेकिन हम आपको मिलवा रहे होंगे बहुत सारे अपने गेस्ट से और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे होंगे कि जो हमारे खुसूसी अफराद होते हैं उनके लिए जो NIC जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो किस तरीके से बनता है, इस सब पे हम बात करेंगे। पहले हम आपको लेके चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। पासपोर्ट के हुसूल में आवाम आज भी खार। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का मामला 15 दिसंबर तक हल करने की यकीन दहानी। कायमा कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी पर होगी बात। सरकारी नौकरी का हुसूल हो या तालीमी इदारों और सफरी सहूलियात में रियायत, खुसूसी अफराद के मसाइल की तर्जुमानी के लिए फलाही इदारा मैदान में आ गया। स्पेशल पर्सन शनाख्त प्रोग्राम कैसे काम करता है, प्रोग्राम में जानेंगे। मुल्क की मईशत कैसे होगी मुस्तहकम। हुकूमत और IMF के दरमियान आज मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। तारुफी सेशन में वज़ीर ख़ज़ाना की माशियात पर ब्रीफिंग। IMF ने मिलने वाली किस्त के क्या आम आदमी के मसाइल पर बोझ कम कर सकेगी, प्रोग्राम में जानेंगे। और बेसबॉल की दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले आलमी बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक चैंपियनशिप जीत ली। भारत, बांग्लादेश, फ़लस्तीन समेत कई टीमें पाकिस्तानी टीम के आगे ढेर। मेगा इवेंट के फाइनल की कहानी सुनवाएंगे कौमी टीम कोच की ज़बानी आज के प्रोग्राम में। चलिए करते हैं शो का बाकायदा आगाज़। भाई तकरीबन आधा नवंबर गुजर चुका है। हाँ जी, तकरीबन आधा नवंबर आ चुका है। दिसंबर की छुट्टियां आने वाली हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी छुट्टियों को प्लान कर रहे होंगे। बाहर जाना होगा, कैसे जाएंगे? पासपोर्ट जिन्होंने बनने के लिए दिया है 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, पासपोर्ट उनके आ नहीं रहे हैं। जिन्होंने अभी बनने देना उनका पता नहीं क्या होगा। लेकिन खैर वसूल बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑन अ सीरियस नोट, अब कायमा कमेटी ने मामला उठाया है। DG पासपोर्ट ने 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट का जो बैकलॉग है
उसको ख़त्म करने की, उसको ज़ीरो करने की कहनी करा दी ऐसा है। ही और कल सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ जिसमें डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने ब्रीफिंग भी दी। उन्होंने बताया कि 20 साल पुरानी मशीनें और 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था, हमने ये दोनों ही तब्दील कर दिए हैं। मतलब कमाल है, अब कम हमने कर दिए, 20 और 30 मिला के 50 साल पुरानी हम जिंदगी जी रहे थे। उनका ये भी कहना था कि पहले हमारी सलाहियत के मुताबिक 75,000 पासपोर्ट रोज़ाना प्रिंट होते थे, अब सलाहियत बढ़ाई है। और डीजी साहब ने ये भी बताया कि मजमूई तौर पर 2,20,000 पासपोर्ट पेंडिंग है अभी भी। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं ज़रा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि जी हम 30 साल पुरानी मशीन इस्तेमाल कर रहे थे और 20 साल पुराना ये मामला। अब कल कौमी असम्बली कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ आपके सामने, डीजी पासपोर्ट ने अब मज़ीद 1 माह का वक्त मांगा है। माजी में ऐसी मिसाल हमें मिलती है कि इतना ज़्यादा बैकलॉग आया हो? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ये मेरा कॉलिंग अटेंशन था जो कि जुलाई में कौमी असम्बली में जब ये रेस हुआ तो उस वक्त जो जवाब मिला हम उससे मुतमईन नहीं थे। ये मेरा और जो है मेंबर नेशनल असम्बली रफ़ीउल्लाह का जॉइंट जो है वो कॉलिंग अटेंशन नोटिस था। तो वही नोटिस जो है वो फिर रेफ़र हो गया कायमा कमेटी बराए दाखिला को और आज वो जो है उनके एजेंडे पे था। तो मैंने इस पर रेस किया अपने कंसर्न्स के ये कोई तरीका नहीं है कि हम जो है वो अपने शहरियों के जो है मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। बहुत से तालिब इल्म जो कि तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, वो मरीज़ जो इलाज के लिए जाना चाहते हैं, वो लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है और वो जाके अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, या लोग उम्रे पे या जो है ज़ियारत पे अपने जो है मजहबी फरीज़े या टूरिज़म या किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना चाहते हैं और उनको पासपोर्ट नहीं मिलता। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। और उस वक्त हमें ये बताया गया कि जी कभी इंक नहीं है, तो कभी लेमिनेशन के पेपर्स नहीं है, कभी मशीनें नहीं हैं। तो ये आज मैंने यही सवालात रेज़ किए कि आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, आप किस तरीके से ये मुमकिन बना सकते हैं कि ये जो बैकलॉग है आपका ये ख़त्म हो जाए और लोगों को बर वक्त जो है पासपोर्ट मिल जाए। और सबसे मुझे अफसोस इस बात पे हुआ जब डीजी पासपोर्ट ने ये कहा कि जी हमारे पास जो है वो अर्जेंट तो 1.5 लाख हैं पासपोर्ट जो कि पेंडिंग है अभी भी, और जो है जो नॉर्मल है वो 70,000 है। तो मैंने रेज किया इस बात को कि आपको सोचना चाहिए कि आपने लोगों को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि लोग जो है ज़्यादा जो है फीस और चार्जेस पे करके जो है अर्जेंट के लिए दरख्वास्त देने पे मजबूर हैं, क्योंकि नॉर्मल पासपोर्ट तो उनको मिल ही नहीं रहे और अर्जेंट भी जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको 2-2, 2.5 महीने अर्जेंट भी नहीं मिलता। तो ये बहुत ही जो है मैं समझती हूँ कि कैसी सूरत हाल थी जो कंसर्निंग थी। एक तरफ पता लगता है कि अनऑथराइज लोगों को जो है पासपोर्ट इशू हो गए, एक तरफ ये पता लगता है कि अफगान नेशनल्स को पासपोर्ट इशू करने वाले गैंग पकड़े जा रहे हैं। तो या बैरून मुल्क जो है उनके सऊदी हुकूमत ने 12,000 ऐसे पासपोर्ट जो है जब्त किए जो कि वैसे सहर साहिबा पासपोर्ट की कीमत में भी शदीद इजाफा हुआ है, जबकि ये एक चंद सफ़ों का किताबचा ही है। क्या कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने ये नुक्ता भी उठाया? नहीं, ये नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली मेरे तो सवालात कई थे और मैं ये समझती थी कि क्योंकि मैं ही उस वक्त मौजूद थी एज अ मूवर, रफ़ीउल्लाह साहब आज नहीं थे, तो मेरा ये ख्याल था कि मैंने जो सवालात एक सीरीज़ में किए हैं मुझे उनका उस सीरीज़ में जवाब मिलेगा, लेकिन वो फिर जो है वो गुफ्तगू कहीं से कहीं डिस्ट्रैक्ट कर गई। और ये कहना कि जी ये ज़रूर मैंने कहा कि कौमी असम्बली में कहा था कि जब रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, और ये भी रेस किया कि भाई आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो हायर फीस पे करें, लेकिन इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं हुई। और मैं समझती हूँ शायद इन लोगों को एहसास भी नहीं है कि अवाम जो है किस कर्ब में मुब्तला हैं और किस तकलीफ से गुजर रहे हैं और कितनी महंगाई है और कितना मुश्किल है पासपोर्ट का असूल, जो आपका राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है। आपको जो है सफ़र करने की, आने जाने की मुकम्मल आपको सहूलत और आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ तो मतलब सिचुएशन ही अलग थी, इतने जो है वो इश्यूज थे कि जिसके अंदर, और जो है मैं देखी थी कि डीजी साहब जो है वो सीक्वेंस में जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जो है कोशिश ये कर रहे थे कि बात जो है वो गुफ्तगू मशीनों पे हो जाए, मशीनें ऐसी आई हैं, मशीनें तब हमारे पास ऐसी नहीं। मगर ये तो बताएं कि आपको क्या पता नहीं था कि आपके पास कौन से सॉफ्टवेयर हैं, आपको ये पता नहीं था कि आपकी मशीनें कितनी पुरानी हैं, और अब ये फीस बढ़ाई है। मतलब मैं समझती हूँ कि रेवेन्यू तो आप आवाम से ले लेते हैं, लेकिन उनको जो सहूलत देनी चाहिए वो नहीं देते।
तो ये इश्यूज हैं और इसको हम रेज करते भी रहेंगे और कोशिश मेरी ये होती है कि हम जिस इशू को रेज करें उसका कोई ना कोई हल निकले। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि यानी पहले इसको जमा कराया तो महीना तो वैसे ही गुजर जाता है कि आपके वो आए ऑर्डर ऑफ द डे पे, फिर ऑर्डर ऑफ द डे पे आया तो जो है ऐसा जवाब नहीं था जिससे आप मुतमईन हो, क्योंकि वो तो दाखिला थे ही नहीं है। और आज सैर साहबा, मसला ये है कि इसमें सवालात तो बहुत निकलते हैं कि अर्जेंट अगर 2-2.5 महीने के लिए जा रहा है तो फिर फ़ीस वापस करें, ये भी एक इशू है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बड़ा ही अहम मसला है और सिर्फ टूरिज़्म के पर्पज़ से नहीं, किसी को इलाज के लिए बाहर जाना है, कोई कुछ, तो आपको नहीं लगता कि अवामी मसाइल जो हैं उन पे मज़ीद फोकस होना चाहिए पार्लियामान में? बस सिर्फ रस्साकशी होती रहती है सिर्फ। हमें हर कानून साजी पे लेके जो है ना, मैं समझती हूँ स्पेकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। कानून साजी जो है वो पार्लियामान का हक है और कानून साजी भी उसका ये मतलब नहीं होता कि हर दफ़ा हम ये सोचें कि इसके पीछे कोई जो है वो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। नहीं, बहुत सी चीज़ें अब अगर आप इसकी बात कर रहे हैं कि जो है वो जजेस की तादाद बढ़ गई या 26वीं आईनी अमेंडमेंट आ गई, तो आप देखें कि हमारे यहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम कैसा है। हमारे यहाँ अदल इंसाफ का निज़ाम ऐसा है कि लोगों को साल इंसाफ नहीं मिलता और जो है अदालतों में केस, यानी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 60,000 केसेस, 59,191 जो फिगर मैंने लिया था लास्ट, केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो अगर जो है वो जजेस की तादाद नहीं बढ़ेगी, बेंचेस नहीं बनेंगे, आईनी मामलात आईनी कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, तो वो बस एक चंद पॉपुलर केसेस के ऊपर जो है हेडलाइंस बनती रहेंगी और एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हर जगह पे भेजने की गुंजाइश है। आप ये देखें कि हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारी अदालतों से जो है दहशतगर्द जो है वो रिहा हो जाते हैं और एक आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो इंसाफ के लिए तड़पता रहता है, जान चली जाती है, बाद में पता लगता है कि वो बेगुनाह है। तो ये जो मामलात हैं ये बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं और इन पे कानून साजी करना जो है ये पार्लियामान ही का काम है। और हम जो है डेफिनेटली उन इश्यूज़ को रेगुलरली रेज करते हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त तमाम से, जैसे मैं अभी अपने पासपोर्ट की भी बात की या दीगर इस तरह के मामलात हैं, तालीम के हैं, अवामी फलाह के हैं, वो तमाम मामलात हम जो है बार बार जो है ऐवान में रेज करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हम बार बार अवाम में रेज करते हैं। जी इंसाफ की बात है। जी बिल्कुल, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पेंडिंग केसेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल इश्यूज़ तो यही है ना कि आम आदमी को उसके बुनियादी हुकूक ही नहीं मिल रहे। यहाँ एक ऐसा मुआशरा जहाँ गली गली में सियासी कायदीन हैं, सियासी दफातर हैं, सियासी रहनुमा मौजूद हैं, पूरा सियासी स्ट्रक्चर मौजूद हैं, वहाँ के ऐवानों में आवाज़ उठती ज़रूर है लेकिन दब भी जाती है। क्या वाकई हुकूमतें इतनी बेबस हो चुकी हैं कि ग्राउंड पर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती, बिजली नहीं दिलवा सकती, जायद नर्ख पर कंट्रोल नहीं करवा सकते, सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा सकते? ये जो सियासी तर्ज अमल राइज है, इसके साथ मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज समझती हैं आप? देखें, ये तमाम मसाइल, इन्फ्लेशन, प्राइस कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें ऐवान में रिलीज होती हैं। अभी हम जिस तरीके से आप ही देखें इंटरनेट कंट्रोल है या हम एक काइंड ऑफ सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं, ये तमाम इश्यूज हैं कि हम रेगुलरली पार्लियामान में रेज करते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑर्डर ऑफ द डे पे हमारी बिजनेस होता है और वो जो है लैप्स कर जाता है और वो टेकअप नहीं होता। तो ये सिचुएशन जो है इसके अंदर मैं कहूँगी कि हम किसी एक शख्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन हमें ये देखना है कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ओवरऑल जो पोलराइजेशन है माशरे के अंदर वो ऐवानों में भी पहुँची हुई है, वो हर इदारे में पहुँची हुई है और उसका जो है असर भी मैं समझती हूँ हर सतह पे हो रहा है। अब पार्लियामान का भी आधा से ज़्यादा वक्त जो है मैं समझती हूँ कि जो है वो एक दूसरे की तनकीद या मुखालिफत में जो है सर्फ हो जाता है और शोर शराबे में वक्त चला जाता है और अहम तरीन जो कौमी नौयत के मामलात होते हैं, अवामी फलाह के मामलात होते हैं, वो रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश तो होती है, ये तो मैं कहूँगी कि हर सतह पे कोशिश होती है कि हम अपनी ज़ात से बालातर होके, अपने मफादात से बालातर होके इन मसाइल का हल तलाश करें, क्योंकि वापस जाना है। एक पॉलिटिशियन को तो जवाब देना है, हर सतह पे जवाब देना है।
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देना है, आवाम को देना है, अपने वोटर्स बिल्कुल सैर साहिबा, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद है, क्योंकि हम इस हवाले से आपसे सवाल तो बहुत पूछना चाह रहे थे। थैंक यू सो मच आपका। सवाल तो बहुत सारे हैं और वो ये कि जो मामला है बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि अब से नहीं बहुत अरसे से हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अर्जेंट का कह के भी 2-3 महीने में दे रहे हैं तो आप अर्जेंट की फ़ीस वापस कर दें। तीसरी चीज़, अब एक नया मसला खड़ा हो रहा है और वो मसला ये खड़ा हो रहा है कि बहुत से ममालिक अब जो ये पेपर पासपोर्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ई वीज़ा तो हमने सुना था, अब ई पासपोर्ट भी आ गए हैं, सामने आ रही हैं। अब लोग तरक्की कर रहे हैं ना, आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पर्चों से बाहर वो नहीं आ कर रहे हैं ना, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पेपर वाला ही बनाएं या फिर ई पासपोर्ट बनाएं। और जिन्होंने पासपोर्ट अगर फ़र्ज़ कीजिए पेपर वाला बना लिया और उनके पास आ गया और अब किसी मुल्क में उनको मसाइल दरपेश है, ख़ास तौर पे दुबई में, जहाँ पे इस वक्त ई पासपोर्ट को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है, तो इस पे बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। आगे चल के इस पर ज़रूर बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेना, उसके बाद आपसे मुलाकात कराएंगे। स्पोर्ट्स की हम बात ज़रूर रहेंगे, लेकिन क्रिकेट की नहीं, किसकी, इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि खेल के मैदान से बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन वो क्रिकेट नहीं है, तो वो है क्या? चलिए बताते हैं आपको। मुत्तहदा अरब इमारात में होने वाले बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली। बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक के फाइनल में पाकिस्तान ने एक बार से मुत्तहदा अरब इमारात को शिकस्त दी, जबकि टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान की फतेह मैदान में शायकीन का जो जश्न मनाया गया है, जबकि मेगा इवेंट में हिंदुस्तान समेत 9 ममालिक ने शिरकत की। बेसबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने भारत, फ़लस्तीन और बांग्लादेशी टीमों को शिकस्त से दो चार किया। सब में खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत को बेसबॉल में हराया। एंड ऑफ द स्टोरी। हमारे साथ बेसबॉल कोच नदीम सज्जाद मौजूद हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और बेसबॉल पाकिस्तान में खेली तो जा रही थी, हमारी एसोसिएशन भी है, लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि इतना अच्छा कि आपने पूरा एक टूर्नामेंट जीत लिया, उसमें बांग्लादेश को, भारत को हराया। तो ज़रा मुझे बताइए, पाकिस्तान में बेसबॉल कब से खेली जा रही है, सर्किट कितना मजबूत हुआ है अब तक? सर ये 1992 में सैयद खावर अली शाह साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और ये हमारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस फेडरेशन को रजिस्टर करवाया। और तकरीबन ऑलमोस्ट ये 25 ईयर से हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं उनकी क़यादत में। और अभी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं सैयद फ़खर अली शाह साहब, वो इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी ये है कि इसका जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये है कि हम खुद से ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं जितना हमारे से हो सकता है। और हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सारे, जिसमें आर्मी वापडा हो गया, पंजाब पुलिस हो गई, उनमें से हम प्लेयरों को सिलेक्ट करके नेशनल चैम्पियनशिप करवाते हैं। फिर इस तरह से हम आगे फर्दर प्रोसेस में लेके जाते हैं चीज़ों को। अच्छा, थोड़ा सा इसके हवाले से बात करते हैं कि जो बेसबॉल टीम है, कितने इसमें आपके प्लेयर्स हैं, थोड़ा हमें बताएंगे इस बारे में? जी मिस, इसमें 18 के करीब प्लेयर होते हैं और 9 की साइड होती है और इसमें 9 प्लेयर होते हैं जो जी 9 साइड में। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आप बोले, हमें आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, 9 प्लेयर होते हैं इसमें मिस, और उन्होंने हिट करके बेसिस पे जाना होता है और बेसिस पे अपने रन्स कंप्लीट करने होते हैं। जी, तो आप इसमें पीछे ये नदीम भाई, ये एक अमेरिकन फेमस स्पोर्ट्स है और इसको पाकिस्तान में जो पजीराई मिल रही है, इस पे भी हम बात करेंगे। ज़रा इस टूर्नामेंट की बात बताइए, ये टूर्नामेंट जो हुआ कैसा रहा आपका, किन किन को आपने हराया, फाइनल भी आप लोग जीत गए, तो कैसा रहा, ज़रा ये बताइए पूरा। ये टूर्नामेंट जो है ना, फर्स्ट एवर अरब बेसबॉल क्लासिक में बेसबॉल यूनाइटेड ने करवाया, जिसमें 9 मुल्क शमूलियत कर रहे थे। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इस तरह की जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो बाकी वाली टीम है, इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है, यूएई भी शामिल है। और ये इन टीमों पे टूर्नामेंट मुश्तमिल था। और पाकिस्तान ने पहले बांग्लादेश को हराया, फिर इंडिया को हराया
और फिर अच्छा, ये आपने जो बात की नदीम साहब कि इंडिया को जो आपने हराया, ज़रा उस मैच का बताएं, क्योंकि हम दीगर स्पोर्ट्स में ख़ासतौर पर क्रिकेट में तो देखते हैं कि एक राइवलरी एक अलग सी होती है। बेसबॉल में कैसा रहा आपका मुकाबला, उनकी टीम कैसी थी? अच्छा, बेसबॉल में इस तरह से है कि जैसे क्रिकेट में इंडिया की टीम बड़ी मजबूत है और हमारे पे वो राइवलरी रहती है उनकी, और इसी तरह से हमने कभी भी इंडिया को किसी भी टूर्नामेंट में अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने दिया। हमने जब भी उनको हराया है एक मार्जिन से हराया है, और अभी भी हमने उनको 10-0 के मार्जिन से हरा के और हमने फतह हासिल की। अच्छा, वैसे नदीम, मैं जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान में तो इस बेसबॉल के कोई ग्राउंड्स भी ऐसे मौजूद नहीं है, तो आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते रहे हैं? कहाँ प्रैक्टिस की आप लोगों ने? अच्छा, इसका ज़्यादातर हम ये करते हैं कि जो क्रिकेट वाली ग्राउंड है उसी पे मार्किंग करके हम प्रैक्टिस करते हैं, और जितनी भी फैसिलिटी होती है हम खुद से डेवलप करके, हमें ये हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें अगर प्रोफेशनल किस्म के फील्ड मुहैया किए जाएँ तो हम इससे भी ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि मैं देख, अच्छा आप समझते हैं नदीम भाई, क्यों आपने यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम लिया, अगर बेसबॉल जैसी जो गेम है उसको हम अपनी न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इनकलकेट करना शुरू करें, उसे हमारे पास टैलेंट है, आप जैसा टैलेंट है, प्लेयर जैसा टैलेंट है, हो सकता है इसमें मज़ीद टैलेंट आए, बिकॉज हर कोई तो क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर कोई हॉकी में नहीं जा सकता, तो अच्छी बात होगी ना कि अगर इसको यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, स्कूल्स में भी। जी, ये ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटीज़ में अभी ये खेली जा रही है। लाहौर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की, आप उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, उसमें यूसीपी सुपीरियर यूनिवर्सिटी है हमारी, बहावलपुर यूनिवर्सिटी है, उन सभी में मेंस एंड वोमेंस दोनों की टीमें हैं भाई। और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग नदीम सज्जाद, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी तरीके से अच्छा, सिर्फ एक आखिरी चीज़, और वो ये कि इसका कोई, जिस तरह हम क्रिकेट में और दीगर स्पोर्ट्स में देखते हैं एक वर्ल्ड कप होता है, तो इसका भी कोई इस तरह का है इंटरनेशनल, जैसे अमेरिका वगैरह में कुछ होता, अगर आप हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकें? जी बिल्कुल, इसका WBC वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक का इसका टूर्नामेंट होता है, और जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट में होता है इसी तरह का इसका भी ये इवेंट है। पाकिस्तान लास्ट टाइम वहाँ पे वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, और इस बार हम क्योंकि वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम हुकूमत ने हमें NOC जारी नहीं किया था पिछले 1-2 इवेंट्स में, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग डाउन हुई, और कोविड की वजह से भी कुछ इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके, और जिसकी वजह से हम वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक क्वालिफायर खेलने के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। ये NOC क्यों जारी नहीं हुआ, इसकी वजह जान सकता हूँ? सर, उसमें ये वन चाइना पॉलिसी थी कि चाइना और ताइवान का कोई मसला चल रहा था, जिसकी वजह से हमें NOC का इशू आया था। अच्छा, ये लेकिन ये होता है। और जो आखिरी बार पार्टिसिपेट किया था हमने, तो उसमें हमारे क्या स्टैंडिंग्स थी जी? जो हमने आखिरी बार पार्टिसिपेट किया था उसमें हमारे क्या नंबर आए थे? उसमें हमारे ये था कि हम 4th नंबर पे वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक क्वालिफायर में किया था। ज़बरदस्त यार। चलें, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपील करते हैं भाई कि जो भी NOC वगैरह का मामला है उसको हल करें, टीम को इंटरनेशनल भेजें ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मजीद रिकग्निशन हासिल कर सकें। नदीम सज्जाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे ही नहीं, जो स्कूल्स में हमारे यहाँ PT सो कॉल्ड PT पीरियड होता है, उसकी जगह प्लीज़ ये बेसबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल और इस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग एक डिफरेंट नहीं, वो ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ जो है वो स्पोर्ट्स भी जो है वो करें, क्योंकि जब बच्चे यही तो जाके यूनिवर्सिटी में फिर नाम रोशन करेंगे ना। टॉपिक ना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जिनके पास ग्राउंड भी नहीं है। हम इसी बात पे एक ब्रेक ले रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि इनको NOC जारी कर दें प्लीज़। क्रिकेट के अलावा और भी खेल हैं ज़माने में, तो एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। खेल है ज़माने में।
एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। आज हम एक बड़ा स्पेशल सेगमेंट करने जा रहे हैं। स्पेशल क्योंकि हैं हमारे साथ अफराद। और अब देखिए, कौमी शनाख्ती कार्ड जो है, स्पेशल कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड, अभी क्या होता है SCNIC और ये क्यों बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे माशरे में हमारे भाई बहन बहुत ज़्यादा जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए एक ख़ास सहूलत है, लेकिन क्या वो सहूलत उनको टाइमली मिल रही है? दिस इज़ द क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको बता दें कि SCNIC होता क्या है। तो खुसूसी अफराद की जो सहूलियात हैं उनकी फराहमी के लिए ये नादरा के ज़रिए रजिस्टर उनको करने का फ़ैसला किया गया, और उनके लिए जो ये खुसूसी अफराद की मराद के हुसूल के लिए SCNIC बनवाना लाजिम है। यानी कि आप अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं तो हुकूमत आपको कुछ मराद देगी और उन मराद को हासिल करने के लिए आपको SCNIC बनाना ज़रूरी है। अब SCNIC जो है उसकी अहमियत क्या है, यानी कि अगर आप बनवाते हैं, इफ़ यू आर अ स्पेशल पर्सन, और अगर आप वो बनवाते हैं तो उसके लिए आपको उस पर मिलेगा क्या क्या। देखिए, उसमें सरकारी नौकरियों में 2% कोटा, इसके साथ साथ जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनमें 75 और निजी में 50% तक रियायत आपको मिलती है। इसके अलावा जो फ़िज़ाई सफ़र है, ट्रेन और बस के सफ़र है, उसमें 50% तक डिस्काउंट मिलता है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में आपको मुफ्त इलाज की सहूलियात, व्हील चेयर समेत स्पेशल अफराद को ज़रूरत के मुताबिक आलात की फराहमी होती है, और इसके साथ साथ जो दीगर आलात हैं उनकी दरामद की ड्यूटी पर छूट भी होती है, और इसके साथ साथ खुसूसी पार्किंग स्पेसेस जो हैं उन तक रसाई भी मिलती है इस कार्ड के थ्रू। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि तरीक़ाकार क्या है इसको बनवाने का। एक नॉर्मल शख्स जब जाता है तो उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको पता ही होगा कि फ़लाँ को लाइए और इनको लाइए, और उनको लाने के बाद फिर वालिदैन को लाइए और उनकी बायोमेट्रिक कराइए। तो इसके लिए भी अब जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था वो ये कि जी आपको अपने जो माजूरी का सर्टिफिकेट है, बाय द वे आई डोंट गो विद दिस लव्स माजूरी, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है इसके साथ साथ वालिदैन के असल शनाख्ती कार्ड और जो बेफॉर्म है वो असल, अच्छा बायोमेट्रिक तस्दीक वालिदैन की या जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं उनकी, उसके लिए ये भी आपको जो है उसकी हाज़िरी लाजिम है। अब ये सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट है कि इनकी हाज़िरी को भी आप खुद भी जाएं, उनको भी लेकर आएँ, और इसके साथ साथ होम सर्विस जो है वो आपको भी अवेलेबल होती है। बट अब सिचुएशन ये है कि क्या ये प्रोसीजर इतना आसान है जितना लग रहा है? नहीं, हकीकतन खुसूसी कंप्यूटराइज कार्ड का हुसूल जो है अक्सर केसेस में सालों लग जाते हैं। लेकिन अब एक NGO है, नेटवर्क ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, ने इस मुश्किल को किया है आसान, और शनाख्त प्रोग्राम है एक, उस शनाख्त प्रोग्राम का उन्होंने आगाज़ किया है। अब ये करते क्या है, किस तरीके से ये होता है, और कितनी ज़्यादा फैसिलिटेशन हो चुकी है अब तक, इसके लिए चलते हैं सोनिया की जानिब। ओवर टू यू सोनिया। थैंक यू फैसल। तो आपने जाना कि ये स्पेशली एबल्ड के लिए कितना अच्छा एक ज़रिया है। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं आशिर विल्सन, जो कि ख़ुद भी स्पेशली एबल्ड हैं, और ये नाउ PDP जो इदारा है उसके कॉरेस्पॉन्डेंट से आज मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, एंड स्पेशली जिस कॉज के लिए यहाँ मौजूद हैं तो उसके लिए तो बहुत ही आई एम ग्लैड दैट यू इनवाइटेड मी। जी अच्छा, आप ज़रा ख़ुद से थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। तो जैसा कि शनाख्त एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम स्पेशल CNICs यानी कि जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं उसको हम वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए या अफराद बहम माजूरी जिसको हम उर्दू में बोलें उनके लिए कि वो एक ऐसा आई वुड से टूल है कि जिसके थ्रू वो अपनी शनाख्त हासिल कर सकते हैं, और उसके थ्रू ये ऐसा स्पेशल एक टूल है, ऐसा कार्ड है जिसके ऊपर आप एक साइन मौजूद होता है जो कि यूनिवर्सल साइन है टू आइडेंटिफाई पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसके थ्रू आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, और वो कार्ड के ज़रिए वो बहुत सारी सहूलियात के अहल हो जाते हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमती इदारों की तरफ से फ़राहम की जाती हैं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी जो है फ़राहम की जाती हैं। जिस तरह हुकूमती इदारे देख सकते हैं कि कितने लोग जो हमारे यहाँ पे जो जॉब कोटाज़ हैं उसके लिए जो डिफरेंट सूबों में डिफरेंट हैं, उसमें कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोगों को उन्हें फैसिलिटेट करना है। इसके अलावा बैतुल माल में उनके लिए सहूलियात मौजूद हैं, एक फ़िक्स्ड अमाउंट है। इसके अलावा अब
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में भी हम नाउ पीडीपी के ज़रिए अब जो है ना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उन स्पेशल CNIC कार्ड के थ्रू रजिस्टर किया जाता है ताकि वो उस सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के भी अहल हो सकें। तो ये एक शनाख्त है जिसके थ्रू वो अब एक अपनी पहचान हासिल कर सकते हैं और बहुत सारी सहूलियात को भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा आशिर, अस्सलाम वालेकुम, फैसल है, आपसे मेरी इससे पहले भी बात हो चुकी है, राइट? अच्छा आशिर, मुझे ये बताइए कि इतनी ज़्यादा सहूलियात और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये क्या इतना आसान होता है बनवाना? इसमें कितना टाइम लग जाता है? तो जैसे कि आपका सवाल है कि ये आसान है या नहीं, तो ये बिल्कुल जनाब आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप वैसे ही देखते होंगे कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज रहते हैं जब हम हुकूमती इदारों में जब जाते हैं, एक प्रोसेस स्लो है। और जब ये अफराद बाहम माजूरी पे जब ये बात आती है तो ये प्रोसेस और ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि आपको अपना CNIC बनाने के लिए जो है आपको सिर्फ नादरा जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उनको वेरीफाई कराना है। बट हमारे केस में, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के केस में, पहले उनको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है। फिर उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी पहले उनको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर अपने हेल्थ चेकअप्स करवाने, वेरीफाई करना है कि किस तरह की डिसेबिलिटी है। उसके बाद ये प्रोसेस, ये रिपोर्ट जाती है फिर मुतल्लिका इदारों को, और फिर वो इदारे इनको, और इस प्रोसेस में पूरे मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि 12 से तकरीबन 10 से 12 हफ्ते लग जाते हैं एक पर्सन में। और ये चीज़ एक और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो कहते हैं कि एक बहुत मुश्किल की बात यह है कि आपको पता है कि कम्यूट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो इस नॉन एक्सेसिबल सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। तो आप देखते हैं कभी हेल्थ डिपार्टमेंट वो गए जी, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है जी, ये नहीं है, तो उनके लिए ये चैलेंज और ज़्यादा कंपाउंड हो जाता है। आशिर, ये भी मुझे इसके साथ बताइए कि आपका जो इदारा है वो इस गैप को फिल कैसे कर रहा है? आपने व्हील्स कैसे लगाए इस फाइल में? जी, तो इस फाइल में हमने ऐसे व्हील्स लगाए कि जो जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं जिनमें आपको 10 से 12 हफ्ते लगते हैं, उन तमाम मुतल्लिका इदारों को हम एक छत के नीचे जमा करते हैं। और वी कॉल इट वन विंडो कैंप, हम उसको वन विंडो कैंप कहते हैं। और वो एक दिन लगाया जाता है, ठीक है। और जब 9 बजे सुबह एक फ़र्द बाहम माजूरी जब उस कैंप में दाखिल होता है तो वो उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन जब वो 5 बजे शाम को इस कैंप से बाहर निकलता है तो उसका CNIC, उसके स्पेशल CNIC उसके हाथ में होता है और उसके पास उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। और वो एक दिन में तमाम तमाम रजिस्ट्रेशन की जाती है, उनके हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं, उनकी वेरिफिकेशंस की जाती हैं। और फिर तो इस तरह से मतलब आप बोलेंगे नाउ पीडीपी ने व्हील्स नहीं, हमने उनको पर लगा दिए। जबरदस्त, मतलब विद इन अ डे आप सब चीज़ों का हुसूल मुमकिन हो गया, तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। वैसे एक बात बताएं, जो नाउ पीडीपी सिर्फ यही काम करता है या कुछ और भी काम कर रहा है, और ये इदारा कितने अरसे से काम कर रहा है? तो नाउ पीडीपी जो है पिछले 16 साल से काम कर रहा है। 2008 में मैं बोलूँगा ये इदारा नहीं, एक उम्मीद का सफ़र शुरू हुआ था। और उम्मीद का सफ़र ये था कि तमाम अफराद बाहम माजूरी जो कि पाकिस्तान में है, जिस भी कोने से, गिलगित के पहाड़ों से लेकर ठट्टा के दरियाओं तक जितने भी हमारे अफराद बाहम माजूरी हैं, उनको अहल किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए। ना कि क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली जब हम अफराद बाहम माजूरी को देखते हैं तो हमारे यहाँ पे हमारे जहन में चैरिटी का ख्याल सबसे पहले आता है। तो उस को निगेट करने के लिए, उसको डिफाई करने के लिए नाउ पीडीपी ने जो है 2008 में सफ़र शुरू किया और अब तक 1 लाख अफराद बाहम माजूरी को एम्पावर कर चुका है। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि हम क्या सिर्फ शनाख्त का अमल करते हैं, नहीं, शनाख्त पहला अमल है। जब एक फ़र्द बाहम माजूरी नाउ पीडीपी में आता है, उसके बाद जब उसकी शनाख्त हो जाती है, उसे असेस किया जाता है कि उसकी ज़रूरत क्या है। अगर तो वो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है तो उसे तालीम हमारे पास कराची, सुजावल और इस तरह हमारे पास इस वक्त तालीम की फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी जो है ना ज़ेरे तालीम है। और सिर्फ स्पेशल स्कूल्स नहीं है, ये इंक्लूसिव स्कूल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसके अलावा जब अगर हमारे पास कोई ऐसा फ़र्द बाहम माजूरी आता है जो कि अडल्ट है, तो हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम करते हैं। और उसके बाद हम ये मुमकिन बनाते हैं हमारे रोज़गार डिपार्टमेंट के थ्रू कि वो कहीं ना कहीं जो है वो एम्प्लॉय हो और वो रोज़गार हासिल करें। और इसके अलावा हमारे माशरे में अब तक
सिर्फ रोज़गार तक बात सोची जाती थी, बट नाउ पीडीपी ने ये सोचा कि अगर जो लोग रोज़गार नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते तो हमारा एक पिलर है खुद मुख्तारी, उसके थ्रू हम उन अफराद को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आउटस्टैंडिंग आशिर, आपने बहुत और हाँ, सबसे अच्छी बात जो मुझे है ना, हम बिजनेस एस्टैब्लिश कर दें ताकि Absolutely. अपने लिए लाइवलीहुड्स अर्न कर से और सबसे बड़ी बात है अपना फैसला खुद ले सकें। बहुत ज़बरदस्त। उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की दरअसल आशिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी तरीके से ज़बरदस्त काम करते रहें क्योंकि आप जैसे लोगों के हमारे माशरे को बस लास्ट जाते थे एक बात कहूँगा कि जो भी आपके इर्द गिर्द अगर आपको कोई फ़र्द बाहम माजूरी नज़र आता है या आपकी फैमिली में है या कोई भी है, नाउ पीडीपी आपके लिए मौजूद है। उसके लिए आप करना सिर्फ आपको ये है कि आपको एक नंबर डायल करना है जो है 111-669-737। ये हमारा रहनुमाई का नंबर है, इस पे आप डायल करें, हमारे रहनुमा आपको हेल्प करेंगे। हमारे पास वक्त की कमी है आशिर, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। तो जनाब अली अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे अब वेदर अपडेट्स की। मौसम की सूरत हाल आपको बताते चलें कि आज मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि क्वेटा से ठंडी हवाओं ने कराची का रुख कर लिया है। कराची वालों खुश हो जाइए, अब रातें मज़ीद सर्द होने वाली हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो कई ज़िला में शदीद धुंध और स्मॉग ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि लाहौर जो है वो अभी भी आलूदा तरीन है और सर फहरिस्त है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज कराची में मतला साफ़ है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 22 और मैक्सिमम 32 यानी कि 32 रहने का इम्कान। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में कम से कम दर्जे हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्रीज़ रहने का इम्कान है। ले चलते हैं आपको मीरपुर ख़ास। मीरपुर ख़ास में आप देख सकते हैं सूरज जो है वो चमक रहा है। मिनिमम टेम्परेचर 19 रहेगा यानी कि 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्रीज़ जाने का इम्कान। बात करते हैं नवाबशाह। नवाबशाह में आज ज़रा हब्स की सी कैफियत बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 19 और मैक्सिमम टेम्परेचर 37 रहने का इम्कान। बात करते हैं लाड़काना की। लाड़काना में सर्द हवाओं के साथ कम से कम टेम्परेचर जो है वो 20 और मैक्सिमम 36 रहने का इम्कान है। ले चलते हैं आपको गवादर की जानिब। गवादर में मिनिमम टेम्परेचर 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं अब आपको क्वेटा। क्वेटा में सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 3 और जनाब मैक्सिमम टेम्परेचर 21 रहने का इम्कान। सरजमीन औलिया यानी मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में आज मिनिमम टेम्परेचर 20 और मैक्सिमम टेम्परेचर 37 और कुछ हवाएं सी चलती मालूम हो रही हैं। लेके चलते हैं आपको लाहौर। लाहौर में मतला साफ़ है लेकिन स्मॉग का राज रहेगा। भाई मास्क पहन के रखिएगा सबके सब। अच्छा जी, अगर टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 16 रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आपका रहने का है 27। और अब बात करते हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद में मिनिमम टेम्परेचर 15 और मैक्सिमम 27 डिग्रीज तक जाने का इम्कान। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की बात की जाए तो मिनिमम टेम्परेचर 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 जाने का इम्कान और आज बारिश का भी इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको मरी की जानिब। मरी में बादलों का राज रहेगा और बादलों के साथ मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्रीज जाने तक इम्कानात हैं। पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 14 और मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री तक जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं। मुजफ्फराबाद में अगर बात करें तो बादलों के डेरे हैं, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम टेम्परेचर 24 तक जाने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको स्कर्दू के जाने। स्कर्दू में टेम्परेचर मिनिमम 0 और मैक्सिमम टेम्परेचर 7, मतलब ज़बरदस्त फुल फ्लैश सर्दी आने का इम्कान। सो ये थी आज की वेदर अपडेट्स। अब फैसल की जानिब चलते हैं। फैसल, ओवर टू यू। जनाब अली, मुल्क के मौसम का तो आपने हाल अहवाल जान लिया। मुल्क के मईशत का मौसम अगर आपको बताएं तो थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है। एक जानिब स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन दूसरी ही जानिब एक फाइनेंस गैप है और उस फाइनेंस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। और बात बड़ी सीधी सी है भाई, कर्जा लो, हालात सुधार लो, कल की फ़िक्र जो है वो कल देख लेंगे हम, बल्कि हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे, बच्चे देख लेंगे हमारे, वो भी IMF के साए में पल के जमा हुए हम शायर के साथ, माजरत के साथ। तो अब सिचुएशन ये है कि IMF पहुंचा है पाकिस्तान वफ्द और 15 नवंबर तक IMF यहाँ पे रहेगा और पहली छमाही के दौरान जो माशी कारकर्दगी है उस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है वो ये कि एक $2.5 अरब का फाइनेंस गैप है और उस फाइनेंस गैप को हम कैसे फिल करेंगे, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है। दूसरी जानिब एक मसला और वो ये भी
कि हम कल वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये चीज़ कही कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो रोल ओवर नहीं कर रहे हैं हमारे कर्जाजात, तो एक ये भी बड़ा इशू है। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, माहिर मईशात डॉक्टर नदीमुल हक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, अब IMF का वफ़द जो है वो इस दौरे में हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ होने जा रहा है? पहले जायज़े पर बातचीत नहीं करेगा और जो मौजूदा प्रोग्राम है इसका पहला इक़्तिसादी जायज़ा मार्च जो है वो शेड्यूल है 2025 में, तो इस वक्त दौरे की असल वजूहात क्या हैं? जी मेरा ख्याल है वो सिर्फ प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, और रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है उस पर बात करेंगे, बाकी इन्फ्लेशन गिर गई है उसके इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे, उसका टैक्स पे भी इम्पैक्ट है, एक्सपेंडिचर भी इम्पैक्ट है, दूसरा इंटरेस्ट रेट गिर गया उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है फिस्कल पे भी और क्या इम्पैक्ट है इकॉनमी पे भी। तो इस किस्म का जायज़ा लेंगे और अपने प्रोग्राम को रिकैलिब्रेट करेंगे। IMF देखता है कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है तो उसको रिकैलिब्रेट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगले रिव्यू के लिए क्या सेट करें और कैसे बात करेंगे। वैसे नदीम साहब, आज जो है वो IMF वफद को पहली समाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी पर जिनकी परफॉर्मेंसेस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कर्जा लो और हालात सुधार लो वाली पॉलिसी फ़िलहाल आज के दौर में तो बेहतर ही मालूम हो रही है, लेकिन क्या ये हमारे फ्यूचर के लिए चैलेंजेस तो नहीं बन जाएगी? देखिए जी, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ टीवी पे भी और आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ कि हमारे जो असली मसाइल हैं वो IMF हल भी नहीं कर सकता, वो IMF उसके लिए इलाज नहीं कर सकता। देखें डॉक्टर मुख्तलिफ होते हैं, IMF एक डॉक्टर है जो ओवरऑल हेल्थ को देखता है, बट जो अंदरूनी मसाइल हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजली का मसला है वो IMF के डोमेन ही नहीं है। जैसे कि IMF ने एक लिख दिया है अपना क्राइटेरिया में कि जी आप गैस बंद कर दें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि एक बड़ा डिसरप्टिव चीज़ है जिस पे हमने बहुत बड़ा पेपर लिखा है कि ये गलत बात है, ये ना करें, इसको सोच ले, तहकीक की ज़रूरत है। देखिए डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, हमारा जो एनर्जी का निज़ाम है जो IMF कहती प्राइस बढ़ा दो, वो सिर्फ प्राइस बढ़ाने से नहीं चलेगा, और बड़े मुश्किलात हैं। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत गिरी हुई है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तकरीबन 8% के करीब है, अगर पूरी मिला ले गवर्नमेंट भी मिला ले तो 11-12% है, जो ना होने के बराबर है। तो IMF को सोचना है इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, या हमें सोचना, IMF को तो नहीं, हमें तो अपना मौका पेश करना होता है। और फिर हमें ये भी सोचना है कि हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो मेरा ख्याल बिक नहीं सकती है। प्राइवेटाइजेशन वाली बात सोचने वाली बात है, कई बैंकक्रप्ट होने वाली है, उनको बैंकक्रप्ट करें। फिर हमारे जो बाकी रेगुलेटरी निज़ाम है जो हमने हर काम को रोका हुआ है, हर काम को बाबू के हाथ में दिया और बाबू रोकता रहता है, जिसको कहते हैं डीरेगुलेशन, वो डीरेगुलेशन करने की जरूरत है। तो बहुत काम है जो हमें खुद करने, सिर्फ IMF पर रिलाय नहीं करना। यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट द रेड टैपिज्म इन आवर इकॉनमी डॉक्टर साहब। अच्छा, मिनी बजट जो है क्या उसके खदोखाल पे बात होने जा रही है? क्या फिर कोई बजट आने का है? क्योंकि IMF इससे खुश नहीं है कि जो अहदाफ हमने दिए थे वो अहदाफ पूरे नहीं हुए हैं टैक्स के। मेरा ख्याल जी अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि अभी तो मिनी बजट की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए टैक्स शॉर्टफॉल ज़रूर है बट इंटरेस्ट भी गिर गया है और इन्फ्लेशन भी गिर गई है, तो फिस्कल डेफिसिट पर ज़रा असर अच्छा पड़ेगा इंटरेस्ट रेट से। हमारी जो बॉन्ड की कमिटमेंट्स हैं, जो डोमेस्टिक डेट की कमिटमेंट है वो गिर जाएगी, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा थोड़ा बहुत और अखराजात में कमी आ जाएगी। तो अभी मेरा ख्याल इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मार्च में जबकि वो आएगा आपका रिव्यू, उस वक्त शायद ज़रूरत पड़ेगा। पर मेरा ख्याल है बहुत गलती होगी। मेरा ख्याल ना IMF को ना हुकूमत में मिनी बजट करनी चाहिए। हम इस पर लिख चुके हैं पेपर एक कि जी टैक्स की पॉलिसी IMF को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए। टैक्स की पॉलिसी को फिक्स कर दें, उसको अगले 2-3 बल्कि 5-10 साल के लिए ना चेंज करें। टैक्सेस वहीं रहने चाहिए बल्कि कम होने चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए मेहनत करके कि और रेवेन्यू निकालें हुकूमत से, कौम से। और वो कैसे निकालें कि तरक्की हो, ग्रोथ हो, इन्वेस्टमेंट हो, फिर और रेवेन्यू आ जाएगा। पर हम जो कोशिश करते हैं टैक्स लेने की और तरक्की और ग्रोथ को रोक देते हैं कि बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। और अगर आप बार बार टैक्स चेंज करेंगे तो इन्वेस्टर को बहुत अनसर्टनिटी फेस करनी पड़ेगी। ये हमें बहुत सोचना चाहिए, इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए। और IMF से निगोसिएशन का मतलब ये होता है हम अपना मौक़िफ़ पेश करें
नेगोशिएट करें, वो मान जाएंगे, वो इकोनॉमिस्ट हैं, हम भी इकोनॉमिक्स की जरा जोर डालें ना, बजाय इसकी सिर्फ उनकी शर्तों पे बात करते हैं। बिल्कुल, ऐसे से सालाना टैक्स हदफ और ज़री इनकम टैक्स के नफास में पेशरफ से आगाह किया जाने वाला है। आप क्या समझते हैं कि आप IMF को इस बार राम कर लेंगे या इनके साबका मामलात में मज़ीद वो जो एक होता है ना डू मोर वाली पॉलिसी होगी? देखिए जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है और ये पिछले 70 साल से हो रही, आज नहीं हो रही। ज़राई या कोई भी आमदन हो, चाहे ज़राई से हो चाहे किसी चीज़ से हो, उस पर टैक्स बराबर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है एक तयशुदा बात होनी चाहिए जिस पे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। ज़राई आमदन को प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको भी आप वही इनकम टैक्स लगाएं जो मैं आप दुकानदार सब देते हैं। तो ये तो एक सिंपल बात है, उसको छेड़े ना, उसको कहें ये लगानी है, इस पर नहीं पीछे हटना चाहिए। बाकी जो शराइत हैं कि सैलरी क्लास पे आपने 45 लगा दिया, गलत बात है। रियल एस्टेट पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स लगा रहे हैं, गलत बात है। इंडस्ट्री पे तो हमें एक टैक्स का निज़ाम बनाना चाहिए सिंपल, जो हर किसी पे बराबर अप्लाई हो। और वो निज़ाम ऐसा, आप मैं जो भी पाकिस्तानी शहरी है वो एक ही जैसा टैक्स दे। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको हम बेशक कम करें, मैं नहीं करता ऊंचा करें, बल्कि कम करना चाहिए। हमारा जो इनकम टैक्स है वो 20-25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये है क्या कहते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है वो 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा सेल्स टैक्स भी मेरा ख्याल है कम हो सकता है, शायद 12-13 पे हो सकता है, अगर हम ठीक तरीके से कलेक्शन करने की कोशिश करें। और ये काम 1 साल में नहीं हो सकता, 2 साल में नहीं हो सकता, ये 5-6 साल लगेंगे। मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। पर टैक्स पॉलिसी को चेंज चाहिए। पर टैक्स पॉलिसी जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके जो काम करने के तरीक़ेकार उसको डिक्टेट करती है फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और यकीनन अब जो IMF का ये करंट दौरा है बहुत ही देखभाल के चलना होगा, क्योंकि कुछ शिकवे शिकायत ज़रूर होंगे। एक जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में गया है, लेकिन इस पे भी आईब्रोज रेस किया IMF ने, और जो टैक्सेशन का हदफ था वो पूरी तरह से हम नहीं अचीव कर सके। तो लेट्स सी कि इस दौरे में क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हो जाता है। वाह वाह वाह, ब्रेक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एक स्टार से मुलाकात करवाते हैं। पता तो चल ही गया होगा आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और पाकिस्तान के बिलाल अहमद जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीता है, जिसको हमने आपको दिखाया। उसके साथ ये ट्रॉफी, द आइकॉनिक शाज़नेगर, आर्नल्ड शाज़नेगर इस पे बने हुए हैं, और उनका वो जो आइकॉनिक लेजेंडरी पोज है वो इस वक्त बना हुआ है। और क्या ही कमाल की बात होती है जब बचपन से जो लोग देखते हैं उनको आइडियलाइज करते हैं, फिर उसी के नाम की और उन्हीं के मुजस्मे की जब ट्रॉफ़ी उठाते हैं, ये अलग फीलिंग होती है। और अपने झंडे को उठा के जब ये ट्रॉफ़ी उठाते हैं तो वो बड़ी कमाल बात होती है। बिलाल ने मालदीव्स में होने वाली 15वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में जो है ये झंडा गाड़ा है। आप देख सकते हैं जिस वक्त तराना बज रहा है उस वक्त बिलाल ने सैल्यूट भी किया हुआ है, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती है। और हम देख सकते हैं कि बाकी ममालिक को बिलाल ने जो है वो आगे पीछे कर दिया। बिलाल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लाल अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई। थैंक यू सो मच। और ये तो मैं बोलता हूँ मेरी मुबारकी नहीं, ये तो कौम की है ये मेडल। मैं तो डिजर्व नहीं करता इस चीज़ को, ये तो बस अल्लाह ने इतना इज्जत बख्शा है। आप हम्बल हो रहे हैं क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हैं, और खासतौर पे चैंपियनशिप के दौरान जिस आखिरी दिनों में जितनी आप जो कठिन वक्त काटते हैं ना, सोडियम की गोलियां लेके और पानी नहीं पीना सो दैट आप श्रेडेड नजर आए, दैट्स एन एब्सोल्यूट डिफरेंट स्टोरी। बिलाल, कंपटीशन के बारे में बताइए, कौन कितने ममालिक थे, कौन कौन से थे जिनको ये जो था वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप था, लास्ट टाइम 4 महीने पहले मैं साउथ एशिया गोल्ड जीत के आया था, जो ऑलरेडी पाकिस्तान से एक बंदा जीता हुआ था। ये वाला जो गोल्ड मैंने जीता है ये हिस्ट्री का पहला गोल्ड मेडल है जो पाकिस्तान को जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट डिफरेंट थिंग विच आई हैव डिड। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने आज अगर इज़्ज़त बख्शा है तो पता नहीं उनकी कौन सी मेहरबानी है, तो शायद माँ बाप की और दोस्तों की दुआएं जो आज अल्लाह पाक ने ये शर्फ मुझे बख्शा। और ये जो था वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप था जो मालदीव्स में हो रहा था, जिसमें से 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, जिसमें से मेरे क्लास में जैसे टॉप 5 एथलीट्स थे जो इंडिया से, UAE से, इमारात से और फ़लस्तीन से उनका ताल्लुक़ था।
जिसमें से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ 2 मिनट हमें पोजिंग भी नहीं कराई है और मुझे फर्स्ट कॉल आउट पे निकाल दिया है। 1 मैन शो था, तो मैं ऐसे मेरी तैयारी प्रेप किया हुआ था, तैयारी करके गया हुआ था। लास्ट टाइम भी मैं गया, गोल्ड हुआ। जो उधर का प्रेसिडेंट है पालचवा, वो खुद इस बात को बहुत तस्लीम कर रहा था कि आई हैव नेवर सीन सच अ गाय ऑन स्टेज टू बी दैट मच कॉन्फिडेंट। तो द वे आई पोज, द वे मैं, क्योंकि ये मेरे लिए ये जुनून है, एक आर्ट है। फिर आप उस आर्ट को किस तरह शो करके दिखाते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं जिस तरह अपने आर्ट को, स्किल को शो करके दिखाता हूँ तो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सो इवन को लोग तो मुझे जो ओलंपिया के प्लेयर्स अली बिलाल वगैरह उनसे कंपेयर कराते हैं। मैं बोलता हूँ मैं का वो का, वो सिर्फ उस वजह से क्योंकि मैं द वे आई परफॉर्म वो बहुत यूनिक दिखाता है वो चीज। अगर आपकी इजाजत से कहना है लिफ्ट दिस। श्योर, ये आप लोगों की है, मैं मेरा काम था जीत के लेना और आप लोगों का काम है इसको जो लिफ्ट करना। हेवी, एब्सोल्यूट, एंड इट्स द दैट इज द गोल्ड एंड इफ यू कैन शो इट ऑन द कैमरा, दिस इज द गोल्ड जो कि बिलाल भाई ने जीता है। और ये है वो आइकॉनिक आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का पोजिंग स्टाफ। अच्छा बिलाल भाई, अब ज़रा आ जाते हैं, आजकल लड़के जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको बहुत शौक़ है फिटनेस का। जी जी। क्या रूटीन है बिलाल आपकी? मेरा तो देखो, अब अगर लोग मुझे देखते हैं कि मेरा क्या रूटीन है वो बहुत डिफरेंट है, और एक एज अ फिटनेस अपने आप को किस तरह मेंटेन रखे, दो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। हाँ। अब अगर मेरा रूटीन है, मैं तो पिछले 2021 अगर मैं बोल दूँ मैंने रोटी तक नहीं खाई है तो मेरा अलग सीन है। अगर ये देखने वाला बंदा ये बात सुनेगा वो डिमोटिवेट हो जाएगा। सो मैं इस चीज़ को 2 तरीकों में डिवाइड कर लेता हूँ कि एज अ फिटनेस लेके किस तरह चलना है और एज अ स्टेज कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर लेके किस तरह चलना है, ये अलग हो जाएगा। अगर एज अ फिटनेस लेकर चलना है सो मेरे ख्याल से 1 आवर इज जस्ट इनफ फॉर द डे कि आप सेहत के लिए 1 घंटा निकाल देते हो। और जिस बंदे के पास अपनी सेहत के लिए 1 घंटा ना हो तो फिर वो कुछ भी नहीं है, क्या ही उसका रूटीन बनेगा। बिल्कुल, मैं सिर्फ ये नहीं बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डर बने, ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ इसको करें ताकि आप फिट रहे, अपना लाइफस्टाइल बनाए, आपका माइंड फ्रेश रहे, आप ओवर थिंकिंग से बचे, आप जो दिल में कर रहे वो काम आप बहुत बखूबी जो है परफॉर्म कर पाएंगे। और मेरे क्या रूटीन है, मेरे तो दिन में ये 3 टाइम एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह मेरे जिम से शुरू होता है, रात मेरी जिम पे खत्म हो जाता है। तो मेरा घर भी आपका जिम में ही है? जी अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना जिम भी है। 7 डेज अ वीक है या फिर 1 दिन का आपका ब्रेक है? 1 दिन का ब्रेक है। ब्रेक भी मस्ट है क्योंकि रेस्ट बहुत मस्ट है। आपका रेस्ट से मसल रिकवरी होता है। अब लोग ये समझते हैं कि इस बंदे की बड़ी बॉडी है तो दिन रात जिम में होता है, नहीं ऐसा नहीं है। 1 आवर इज जस्ट इनफ फॉर अ डे कि आप उसमें एक्सरसाइज करते हो। फिर सेकंड मसल जब आप लगाते हो उसके लिए भी 1 घंटा काफ़ी होता है। आप अगर 2-3 घंटे एक्सरसाइज करते हो इट्स जस्ट द वे दैट यू आर जस्ट बर्निंग योर मसल्स एंड हैविंग नो रिकवरी। सो रिकवरी बहुत मस्ट है। और आपकी डाइट की हो, आपकी स्लीप की हो। बॉडी बिल्डिंग 3 चीज़ों पे जो है डिवाइड होता है, आपका ईटिंग, स्लीपिंग और आपका जो है रिकवरी। तो एक्सरसाइज आप किस तरह वो करते हो, तो ये तीनों चीज़ें अगर परफेक्ट होती है फिर परफेक्ट। वैसे बिलाल आपने कहा ना ईटिंग, जी तो मसल रिकवरी और बाकी सब तो ठीक है, स्लीपिंग वगैरह, लेकिन ईटिंग की जहाँ तक बात है तो इसमें बड़ा ही सिलेक्टिव खाना होता है, पोर्शन डाइट तो फला। अक्सर और बेशतर ये सुनने में आता है नहीं भाई हम ये सब नहीं करेंगे क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डिंग है बड़ा महंगा शौक है, 5 टाइम खाना, तो ये सब चीज़ें जो चले आपको तो सपोर्ट है, बाकी लोगों को इतनी सपोर्ट भी नहीं हो पाती, फाइनेंशियली भी नहीं कर पाते हैं लोग। सो अगर कोई शौक रखता है फिटनेस का ऐसे, चाहे वो कंपटीशन में ना जाना चाहे लेकिन वो अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो आप उसको थोड़ा सा गाइड करें हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि कितना खाना है, और अगर फाइनेंशियली इतना ज़्यादा नहीं है आप वेल ऑफ तो कितना आप रखें कि आप फिट भी रहें अपने आप में। श्योर। अब अगर मैं किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप जाके प्रोटीन ले लो अपने लिए, इज़ द बेस्ट फॉर मसल रिकवरी। लेकिन हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी क्या पता उसकी 20,000 की जॉब और प्रोटीन का डबल ही 30,000 रुपये का हो, तब वो क्या करेगा। सो उसके लिए मैं ये बोलूँगा अगर आप दिन में जो है 100 से ग्राम चिकन खा लेते, 100 ग्राम ऑलमोस्ट आपका चिकन पड़ जाएगा, 450 का केजी है। आप 200 ग्राम चिकन खा लोगे, इट विल ऑलमोस्ट कंटेन 40 to 60 ग्राम प्रोटीन। और आप जो है 3-4 उसके साथ उबले हुए अंडे खा लोगे, 1 उबले हुए अंडे में जो है 4 ग्राम सफ़ेदी में प्रोटीन होता है और 2 ग्राम जो है जर्दी में होता है, 6 ग्राम आपका ये हो गया। उसके साथ जो है जो बहुत ही कम पैसों में जो डाइट बनती है, आपका बॉइल्ड राइस हो गए जो कार्ब्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है, चने हो गए, चने बहुत अच्छा काम करते हैं। ये वो चीज़ें, अब एक बंदा है वो अच्छा करता है उसको तो मैं बोलूँगा जाके आप अपने लिए काजू और पिस्ता ले लो। अब एक बंदा काजू पिस्ता नहीं ले सकता, उसको मैं ये बोलूँगा आप जाके चने ले लो। काम दोनों सेम करते हैं लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज है, एक थोड़ी सी लीट है, एक थोड़ी सी वो है, लेकिन दोनों काम सेम करते हैं। अंडा हो गया सेम, बॉडी बिल्डर मैं अंडे खाता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ। अब जब मैं
बहुत अच्छा वो करता हूँ, तो मैं जाके अपने लिए मेरा तो शौक है, मेरा तो काम ये मैं 3-4 डब्बे मैंने अपने अलमारी में प्रोटीन के डब्बे लेके रखे थे। अब अगर मैं ये बोलता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मंथली जो कॉस्ट करता है, मेरी जो डाइट वगैरह सप्लीमेंट सब कॉस्ट करते हो 1.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है। अब मेरा जिम है, मुझसे आज दिन तक घर वालों ने पैसे नहीं लिया कि आप हमें पैसे दिया करो या आप वो क्या करो। मेरी वालदा सिर्फ ये बोलती है भाई आप अपने लिए जो है शादी करो, बस दैट्स इट, बट हमें आपसे नहीं चाहे, आप हमारा भी बड़ी बात है। नहीं लेकिन तो पूरे इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा संभाला हुआ है। पूरा घर का खर्चा एक तरफ, मेरा खर्चा दूसरा तरफ। अब ये मेरा खर्चा है, लेकिन नॉर्मल फिटनेस बंदे के लिए अगर डाइट का बहुत अच्छा डाइट भी करे ना, माना 10,000 भी बहुत काफी होता है। और उसमें पता होता है कि इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। आप अपने जंक को जरा एक्सक्लूड करना शुरू कर दें तो आधी आपकी विक्ट्री हो जाती है। बिलाल भाई, अब जरा यंगस्टर्स से हम चाहते हैं कि बहुत सारे हमने देखा भी पिछले कई सालों में ऐसा हुआ, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में एक्सरसाइज करते हुए लड़के उनकी डेथ हुई है। बिल्कुल। फिर बाद में जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उनके फलां कोच ने उनको फलां कोई कुश्ता दे दिया, कोई कुछ दे दिया। प्रोटीन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्कुल, लेकिन कम वक्त में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा बनाने की एक बिल्कुल यकसर, मैं चाहता हूँ उस पर प्लीज़ एजुकेट करें नौजवान। सबसे पहले बात तो ये कि आजकल का यंगस्टर ने सबको शॉर्टकट का पड़ा हुआ है। शॉर्टकट जो है आपको लाइफ शॉर्टकट बन जाता है। तो शॉर्टकट है ऐसी चीज़, आज अगर आप लोग मुझे इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो कि यार मेरी ये आर्म्स है, इसके पीछे मेरे 8 साल की जर्नी है। इसके पीछे मेरा वो दिन भी मुझे याद आता है जब मैं पहली मरतबा जिम गया था, वालिद को पता चला, उसने थप्पड़े मार के मुझे जिम से निकाला है। और ये वक्त भी याद है कि मेरा वालिद जो लाखों रुपए मुझ पर खर्चता है। तो इट डिपेंड्स, आप एक चीज़ प्रूफ करके दिखाओ घर वालों को, क्या ये मैं कर रहा हूँ और ये मैं सीख कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, मैं इसके साथ में अपने सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं हर 2-3 महीने बाद अपना LFT HFT ये चीज़ें मैं लिवर वगैरह के टेस्ट कराता हूँ। क्या है, मैं दिन में जो है 30 अंडे खा रहा हूँ और दिन में 1.5 से 2 kg चिकन खा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिवर पे इफेक्ट कर रहा है कि नहीं। मेरी शोल्डर पे अगर थोड़ा सा भी एकनी हो जाए, 1-2 एकनी, मुझे पता चल जाता है मेरे लिवर। अब ये मैंने स्टडी किया थोड़ा बहुत, मेरी क्वालिफिकेशन है। तो मैं ये बोलता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग अगर आप स्टडी करके करते हो तो ये आपके लिए तब शॉर्टकट हो सकता है। और अगर आप वो लकीर के फकीर बन के करोगे, मुझे उस्ताद ने बोला ये करना है, तो मैं बोलता हूँ इस दौर में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ है ChatGPT। आप उसको ये बता दो मेरी ये उम्र है, ये हाइट है, ये एज है, व्हाट डाइट विल यू रिकमेंड, जो बहुत कम पैसों में हो जाता है। ChatGPT इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट थिंग एवर। मैं खुद आज दिन तक उससे हेल्प लेता हूँ और हेल्प लेता रहूंगा। ये सब चीज़ों का निचोड़ है, सब किताबों का, गूगल का A to Z का निचोड़ है। वो आपको जो उसी तरीके से आपको बता देगा। अगर आप उसको बोले मेरे पास ज़्यादा है, मुझे ये डाइट बना के दे दो, वो इसी मुताबिक बना के दे देगा। सो लकीर का फ़कीर ना बने। अब अगर मैं सैयद बिलाल भी आपको ये बोलता हूँ ना कि आपने ये प्लाना प्रोटीन लेना, आप लोगों ने जाके नहीं लेना है कि आप लोगों ने मुझे देखा यार इसकी तो बॉडी बनी है, क्या पता वो प्रोटीन अच्छा काम करता। आप उसके पीछे स्टडी करो, गूगल जाके देखो क्या वो किस ब्रांड का है, उस ब्रांड की क्या वैल्यू है, और अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करें। जरूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी पे भी सूट करे। ये आपने बड़ी अच्छी कमाल की बात ऐड कर दी। अब जरूरी नहीं जो चीज मैं कहता हूँ वो आप लोगों पे भी इफेक्ट कर जाए। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, हर किसी का मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट होता है, किसी का डाइजेशन अच्छा होता है। अब मुझ पे चिकन बीफ असर नहीं करता। बीफ मैं खाता हूँ जिससे मेरी ब्लोटिंग होती है। मैं बकरे का गोश्त नहीं खाता। घर में सारी जिंदगी हम लोग बकरे वगैरह खुद ज़बह करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने घर का बकरे का गोश्त नहीं खाता। मैं जो है चिकन खाता हूँ, शूट नहीं करता। अच्छा, अब तो अगर मैं किसी को ये बोलूंगा आप ना खाओ बकरा तो फिर गलत हो जाएगा। बीफ में सबसे बेस्ट प्रोटीन है, सबसे बेहतरीन चीज है, हेल्दी भी है। अब चिकन क्या होता है, फार्मी चीज है, 40 दिन में एक मुर्गी बनेगी, क्या बनेगी। अब मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। अच्छा बिलाल भाई, अब ये बताएं, माशाल्लाह आप जीत कर आए, पाकिस्तान का झंडा आपने सरबुलंद किया, हुकूमती कोई सरपरस्ती, कोई हुकूमती नजर करम हुई अभी तक? अब तक तो इस तरह नहीं था कि जब मैं साउथ एशिया बना था तब भी अपने खर्चे पे बना था। लास्ट टाइम भी मैं आया तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना खुद से पूरा हो कि मुझे नहीं ज़रूरत। हाँ, हुकूमत करना चाहिए, ये उनका एक वो है, मेहरबानी होगी करे। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगा, इस दफ़ा आते हुए मेरे जो है इनवर्क्स वालों ने मुझे बड़ा हेल्प किया, और सरफराज बुगटी साहब हमारा बलूचिस्तान का जो CM है, उसने मुझे बड़ा पुश किया, और उसने पुश किया, मैंने मुल्क को वो मेडल ला के दिया जो हिस्ट्री में अब तक नहीं आया था। सो कहने का ये मतलब है, अगर वो उसने थोड़ा सा मुझे पुश किया और मैंने ये चीज़ करके दिखाया, तो अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पुश करेंगे सो ऑफ कोर्स आई विल डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी बिग इंशाल्लाह। ये जी आपने बहुत अच्छी बात बताई बिलाल भाई। वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है, लेकिन इस महदूद वक्त में भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई, ख़ासतौर पर वो यंगस्टर्स जो कि काई ग्रीन और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और इन जैसे कईयों को देख के
उनको आइडियलाइज करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत भी बड़ी होती है। सालों में बनता है बंदा, सालों में। बिलाल भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह मुल्क का नाम जो है थैंक यू सो मच फॉर योर गोल्डन टाइम। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में टैलेंट बेपना है, सिर्फ उसको निखारने की और उसको थोड़ी सी पुश की ज़रूरत है। तो फिर आप देख लें आपके सामने ये मेडल्स ही मेडल्स। अभी हम क्या कर रहे हैं? बस अब हम मेडल लेके जा रहे हैं ब्रेक लेने के लिए। मैं बगैर मेडल लेके ब्रेक लेने जा रहा हूँ, मेडल के साथ जा रही है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करनी है। स्टे विद अस। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत की। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में निमोनिया की बीमारी से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अब इस दिन को मनाने का मकसद है खास तौर पर जो बच्चे हैं उनको निमोनिया की बीमारी से बचाना, एहतियाती तदाबीर के मुतालिक अवाम में शऊर और आगाही पैदा करना है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम अपने गेस्ट से भी यही बात कर रहे थे कि हम नेगेटिव आशारियों में बहुत ऊपर जाते हैं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है और कोई फैलाता भी नहीं है। फिर अवेयरनेस, हर साल लाखों अफराद पाकिस्तान में इसका शिकार बनते हैं। नौमौलूद बच्चों समेत लाखों अमवात इस एक बीमारी से हो जाती है। अब जो एक गैर सरकारी डेटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हिफाजती टीके ना लगवाने से सालाना 3,50,000 बच्चों की अमवात होती हैं, जिनमें से एक वजह जो बड़ी है वो नमूनिया भी है। यू ऑल नो, आलूदा फ़िज़ा, मुसलसल ठंडे पानी का इस्तेमाल, कुदरती माहौल छोड़कर मुसलसल एयर कंडीशन में रहना, ये भी एक वजह है। लेकिन जो आलूदगी है वो एक बहुत ही बड़ा मसला है। तो माहिर अमराज अतफाल आज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच एंड वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, नमूनिया एक मरज़ ऐसा, वैसे दुनिया बहुत सारे मरज़ से छुटकारा पा चुकी है, हम अभी भी नबरदाज़मा हैं। क्या इसके पीछे बड़ी कॉज है अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक तो है ही ऑफ कोर्स कि हम अपने चीज़ों का खुद ध्यान नहीं रखते हैं। हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज़ में ही चले जाते हैं। जब भी फ्लू होता है, फ्लू से ही ये सारे कॉजेज़ शुरू होते हैं। जब फ्लू होता है तो एक तो फ्लू वैक्सीन्स लोग बहुत ज़्यादा इंटरमेट करके लगवाते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, फ्लू वैक्सीन ही इतनी कम आती है कि हम लगाना इससे कासिर हो जाते हैं। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है। तीसरा, हमें कोविड ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं। उन्होंने सिखाया कि जब फ्लू लाइक इलनेस हो तो आपको दूर रहना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश अच्छी तरह करना है, और रिपीटेडली आपको खांसी करनी है तो आपको हाथों में और आपके रूम में नहीं फैलानी। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हम नहीं करते। अच्छा, हमारा कांटेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिससे कांटेक्ट की वजह से जो बच्चों को नमूनियाज होता है, हमें पता ही नहीं होता, हम होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा जा रहे होते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि फ़्लू हुआ, उसके बाद खांसी शुरू हुई, खांसी के बाद जो म्यूकस बना, म्यूकस गले में फंस गया या तो चेस्ट में चला गया। अब वो जब बिल्कुल हालात नासाजगार हो जाते हैं तब हम पहुंचते हैं किसी जनरल फिजिशियन के पास या फिर स्पेशलिस्ट के पास, और जब उनके पास से हाथ निकल जाता है तो फिर हम इंटेंसिव केयर में पहुंच जाते हैं। पहले से ही थोड़ा सा अगर इन चीज़ों के अवेयरनेस हो, जैसे आप बता रहे हैं, तो अवेयरनेस ही हो रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं सीना जकड़ गया बच्चे का, फिर कर नहीं। अच्छा, मीनवाइल हम आपको ये भी बता दें कि बोल ब्रेकिंग लाइव में आप अपने सवालात जो हैं, राइट नाउ वी आर लाइव, तो डॉक्टर इब्राहिम से यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी, आप भी पूछ सकते हैं। नहीं, आप पूछिए, आपके पास आ रहा होगा ना सवाल, अगर आ रहे हैं तो आप अभी फिलहाल तो बताया है मैंने। अच्छा, तो पहला मैं ही ऑडियंस हूँ। हाँ, पहले ऑडियंस, यू आर द फर्स्ट, प्लीज। वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल निमोनिया के बारे में, हमारे यहाँ जो एक जनरल परसेप्शन ये है ना कि जी ठंडे पानी से नहला दिया था इसलिए निमोनिया हो गया। एक जनरली हर माँ जो भी बच्चे को जब निमोनिया होता है उसका पहला होता है मैंने शायद ठंडे पानी से नहला दिया था। ये एक जनरल एक सेंटेंस है जो मैं बहुत अरसे से सुनती आ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर बात करेंगे, खाली ठंडे पानी से नहलाने से निमोनिया नहीं होता और क्या क्या रीज़न्स हैं जिसके तहत ये हो सकता है, और अगर बच्चे को निमोनिया हो गया है तो माँ खुद कैसे आइडेंटिफाई करे कि यहाँ निमोनिया है, अब इसको लेके जाना चाहिए, बजाय घर में होम रेमेडीज़ को अपनाए। वो वेरी गुड क्वेश्चन। पहला तो सवाल आपका बड़ा बहुत ही ऑथेंटिक सवाल है, लेकिन उससे सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला सवाल ये होता है कि हमारी को कुछ गलतियां नहीं हैं, हमारे कोई मिस एरर्स तो नहीं है। तीसरा सवाल, मैंने कुछ खाया होगा इसकी वजह से तो बच्चे को कुछ हो नहीं गया। मैं दूध पिला रही हूँ, मैंने कुछ खा पी लिया है इसलिए तो नहीं हो गया निमोनिया।
तो दैट इज़ ऑल मिथ्स एंड रॉन्ग मिथ्स। मिथ्स भी हैं तो रॉन्ग है। फैक्ट्स ये है कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ है या घर में किसी को भी हुआ है, वो घर में लेके आया है, तो बच्चे को तो नमूनिया तक पहुंचना ही पहुंचना है, अगर वो सिर्फ फ्लू लेके आया है। एक बड़ा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो स्कूल से इन्फेक्शन लेके आया और घर में आया तो पूरा घर इन्फेक्टेड। ऑफिस में 4 लोग वहाँ पे बीमार थे, खांसी चल रही थी, आप घर पे लेके आए इन्फेक्शन। यहाँ वो कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्शन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, आजकल चिकनगुनिया बहुत चल रहा है। चिकनगुनिया का लोगों का कॉन्सेप्ट क्या पता है यार, एक दूसरे से लग रहा है। दैट इज ए मिथ और रॉन्ग मिथ। वो सिर्फ मच्छर काटेगा तो होगा। ऐसे ही फ्लू और नमूनिया से आपने कांटेक्ट लिया तो आपको लगेगा, आपने कांटेक्ट नहीं लिया तो नहीं लगेगा, आप बच जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि, मैंने कहा भाई अब जब हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप कहीं बाहर गए थे? हाँ शायद गए थे। मैंने कहा कहाँ गए थे? हम गए थे स्टोर्स गए थे, जनरल स्टोर्स जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे एसी की सर्कुलेशन घूम रही होती है। इसी तरह स्कूल्स हैं, आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में खिड़कियाँ बंद होती हैं, एसी चल रहे होते हैं, वहाँ ये सर्कुलेटेड ऑफ इन्फेक्शन फैलता है। फिर जहाँ फ्लू चल रहा होता है वहाँ 4 बच्चे अगर इन्फेक्टेड हैं, वो मास्क पहने बगैर आ जाएंगे, साथ बैठे होंगे, डेस्क पे खांसी कर रहे होंगे, अपनी चीज़ों पे खांसी कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स वो इन्फेक्शन फैलता रहता है जी। अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखें तो एवरीवन इज गेटिंग इन्फेक्शन विद दैट ड्रॉपलेट्स, नेजल ड्रॉपलेट्स। अब माँ को है, अब माँ खांसी कर रही है, नज़ला भी है, अब वो बातें भी कर रही है, तो ऑफ कोर्स दैट इज कॉजिंग इन्फेक्शन थ्रू द स्लाइवा। उस स्लाइवा के थ्रू पूरा घर इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो माँ के दूध से कभी इन्फेक्शन नहीं होता। ठंडे पानी से नहलाने से, ठंडा पानी से नहलाना इज टोटली डिफरेंट। अगर आपको नज़ला खांसी है तो वैसे वो अवॉइड करना है। अब आप नज़ला खांसी है, अब आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली या ठंडा पानी पी रहे हैं या खट्टी खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो तो होगा। दूसरी इन्फेक्शन की वजह जो होती है ह्यूमिडिफिकेशन होती है। अच्छा रात के अगर देखें, एक पहर 2 बजे से लेकर 5 बजे 6 बजे तक का जो पैर होता है बहुत ड्राई हो जाता है। सडनली आप अगर सो भी रहे ना तो अचानक आपको लगेगा कि यू आर गेटिंग ड्राई। ऑफ कोर्स एसी भी चल रहा होता है, फिर ड्राई एयर भी आ जाती है, मिट्टी वैसे ही उड़ के उस वक्त पूरे एयर में स्मोक बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अब स्मोक में ज़्यादातर क्या होता है, पोल्यूशन एंड डस्ट होती है। जब डस्ट होती है तो डस्ट के साथ वायरसेस हर जगह घूम रहे होते हैं, तो खुद ब खुद वो आपके गले में सोते सोते चले जाते हैं। अब डस्ट को तो आप रोक नहीं सकते हैं। इसी तरह डस्ट माइट्स को नहीं रोक सकते, डर्मोट्रॉफ्स को हम नहीं रोक सकते। ये सारी चीज़ें डस्ट के साथ उड़ते हुए आपके बेड पे आ जाती हैं और आप रात भर जो है सांस लेते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। खुद ब खुद आप सुबह आप इन्फेक्टेड ही होते हैं। ऐसा लगता है सुबह में आपके गला बिल्कुल चोक हो गया है, गला दर्द हो रहा है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है इन दिस सीजन्स। अच्छा दुनिया में आप देखें तो नवंबर से हेल्दी सीज़न शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ नवंबर में भी और दिसंबर में भी। अच्छा दिसंबर में एक और चीज़ होती है, लोग कुछ जलाना शुरू कर देते हैं और पूरे जो एरिया जो है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है और पूरी इन्वायरमेंट जो है वो डस्टी हो जाता है। वो सर्दियों में रात में कोई बाहर बैठा है तो मच्छर को भगाने के लिए ऑफ कोर्स तो वो सारा पोल्यूशन है, जो जितना पोल्यूशन ऊपर जा रहा होता है उसमें इन्फेक्शन रेशियोज बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब सवाल एक है और वो खुशखबरी की बात कि जनाब के निमोनिया बच्चों को हटा के उस इनके अलावा किस उम्र के लोगों को ज़्यादा असर करता है और क्या जेंडर पे भी इसका कुछ मुख्तलिफ असर होता है कि फीमेल्स को ज़्यादा या मेल्स को कम या मेल्स को ज़्यादा? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स रॉन्ग मेथड। देखें एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे और 50 साल से ऊपर लोग, उनको इन्फेक्शन रेशो बढ़ता है बिकॉज ऑफ द लो इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स आपको हमेशा पावरफुल रखता है, जिसमें आपकी हेल्दी डाइट है, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, ओमेगा का ज़्यादा इस्तेमाल है, आपके प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, जैसे दही का इस्तेमाल। हमारे मुल्क में दही का कॉन्सेप्ट ये कि दही खाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा लेकिन दही खाने से आपके ज़्यादा प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, प्रीबायोटिक्स मिलते हैं, लाइव कल्चर्स मिलते हैं, तो आप बीमार नहीं हो सकते। ऑफकोर्स दही की एक वैल्यू है और उसकी हाइफ लाइफ है, वो 8 आवर्स है। तो केला और दही का जो मिथ है कि इससे इन्फेक्शन होता है, मैं कहता हूँ वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं आपकी बीमारी में। तो ऑफकोर्स वो आपको और हेल्दी रखती हैं। दूसरा, ग्रीन से आप जाएँ, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जाएं, पानी ज़्यादा पिएं। रात को जब आप सोते हैं ना तो आपके एरिया को, जो बेडशीट्स है उसको आप क्लीन करके सोएं। आपके एरिया को जो आप जहाँ सो रहे हैं उसकी ह्यूमिडिफिकेशन देखें कि ह्यूमिड लेवल कैसा है उसका। तो खुद ब खुद आपको जो इन्फेक्शन रेशियोज़ आ रहे हैं ना
वो आपके कम हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी sorry, बढ़ाना ज़रूरी है। एक और जी, जी। सवाल आया है कि अगर बच्चों को निमोनिया की जो लगा दी जाती हैं फ्लू शॉट्स एंड शॉट्स निमोनिया, जो लगते हैं, सो कितने % फिर चांसेस कम हो जाते हैं निमोनिया वगैरह होने के? दुनिया में रेशियोज़ हैं 80%, हमारे यहाँ है शायद 30%। और ऐसा क्यों है? अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इक़सामात हैं और हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट जो है ना वो बहुत है, कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है। दुनिया में अगर फ्लू किसी को है वो लीव लेगा तो उसको सिक लीव मिलेगी, स्कूल में भी और ऑफिस में भी। यहाँ पे सिक लीव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तनख्वाह कट जाएगी, स्कूल में से लेटर आना शुरू हो जाएगा, या लोड इतना बढ़ जाएगा कि माओ को टेंशन हो जाएगा कि या तो हमने तो जून जुलाई अगस्त की फ़ीस भरी है, अभी बच्चा और बीमार हो जाएगा तो हमारा बच्चा पढ़ा क्या। तो दैट इज़ अ रीज़न, बिकॉज हमारे यहाँ फ्लू से निमोनिया होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दैट इज़ अ मेन कॉज। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और आखिरी जो आपने बात कर दी है ना, वो सबसे गोल्डन बात है। ब्रेक लेने में भाई कोई हार्म नहीं है। तो अगर आप मैनेजर हैं और अगर आपका बंदा ये कह रहा है कि उसको बीमारी है तो दे दें उसको एक दिन के लिए, और आपका अब माँ है, बच्चा कह रहा है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, ड्रामे नहीं कर रहा, लेकिन हकीकतन कह रहा है कि अम्मी मेरी तबीयत ख़राब है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, नहीं उसके मार्क्स कमाएंगे, एक दिन का ब्रेक इसको दे दें। तो अब भी हम तरह परमानेंट बिल्कुल ब्रेक ऐसा। लेकिन एक चीज़ और बस मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि प्लीज़ फिटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाइए, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, यहाँ से भी स्ट्रांग हो जाएंगे, हर जगह से स्ट्रांग हो जाएंगे। अब क्लोजिंग का वक्त हो जाता है, कल हम मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी जगह, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।